हाय, माय नेम इज संदीप गौर। हम इस सीरीज में क्लास 10th की एसएसटी जिसका हमने पहला यूनिट देखा, पावर टू द पीपल दैट इज डेमोक्रेसी, इसकी यूनिट 1 के 2 लेक्चर्स हम कंप्लीट कर चुके हैं। इस वीडियो में हम उसके कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सो हम देखते हैं। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज द कंट्रीज दैट शेयर बॉर्डर विद बेल्जियम। बेल्जियम के साथ कौन कौन से कंट्रीज बॉर्डर शेयर करती हैं? सो इसका आंसर है बेल्जियम इज ए स्मॉल कंट्री इन द कॉन्टिनेंट ऑफ यूरोप। यूरोप का एक छोटा सा देश है जिसमें 4 कंट्रीज उसके साथ बॉर्डर शेयर करती है। द फर्स्ट इज फ्रांस, सेकंड इज जर्मनी, थर्ड that is Netherlands, and the fourth is Luxembourg. सो इसके आंसर में 4 कंट्रीज के नेम हैं, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड एंड लग्जमबर्ग। आप अगर मैप देखेंगे बेल्जियम का तो यूरोप कंटिनेंट में आपको ये 4 कंट्रीज जो है बेल्जियम के आसपास दिखेंगी। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नाउ विच आर द 2 मेजर ग्रुप्स इन श्रीलंका। श्रीलंका का 2 बड़े सोशल ग्रुप्स, एथनिक ग्रुप्स कौन से हैं? अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के 2 मेजर एथनिक ग्रुप्स हैं। हिंदूज, यहाँ की मेजॉरिटी पॉपुलेशन है हिंदूज इन कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया। भारत में अगर हम देखें तो यहाँ पे एथनिक ग्रुप सबसे बड़ा हिंदू है। सेकंड मुस्लिम, जो कि यहाँ का अप्रोक्स 16% के आसपास रहता है। भारत में हमारे 2 एथनिक ग्रुप्स बड़े हिंदू और मुस्लिम हैं। अगर हम श्रीलंका की बात करें तो यहाँ पे जो मेजर एथनिक ग्रुप्स हैं, पहला है यहाँ पे सिन्हला दैट इज 74% और दूसरा है तमिल दैट इज 18%। अगर हम इनको सेपरेटली देखें सो सिन्हला जो यहाँ का एथनिक या सोशल ग्रुप है वो यहाँ पे 74% है। यहाँ की टोटल पॉपुलेशन का 74% जो श्रीलंका में पॉपुलेशन है वो सिन्हल जो पॉपुलेशन का पार्ट है, जो कि यहाँ के मेजर सोशल ग्रुप है। सबसे बड़ा पॉपुलेशन सिन्हला का है। सेकंड आता है तमिल्स, जो कि अप्रोक्स यहां पे हमें तमिल देखने को मिलेंगे श्रीलंका में 18%। तमिल्स जो है मोस्टली यहां के जो तमिल हैं ये हिंदूस मिलेंगे या फिर क्रिश्चियंस। अगर हम सिन्हल की बात करें जो कि 70% पॉपुलेशन है, ये बुद्धिस्ट हैं। सो श्रीलंका के 2 मेजर सोशल ग्रुप्स हैं, वो एक है सिन्हल जो 74% है, मेनली बुद्धिस्ट हैं। ये सब बुद्धिस्ट रिलीजन के फॉलोवर्स हैं। सेकंड अगर हम देखें तो तमिल्स हैं जो कि 18% है, उनमें से हिंदू या क्रिश्चियंस हैं वो सब। सो हमारे सेकंड क्वेश्चन का आंसर हमें मिल गया है। नाउ वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो कि कहता है व्हाट इज सिविल वार। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखेंगे कि वॉर क्या चीज है, देन हम समझेंगे सिविल वॉर क्या चीज है। अब यहां पे वॉर को अगर हम देखें सो वॉर, और यहां पे अगर हम एक तरफ सिविल वॉर को देखें, वॉर अपने खुद के मीनिंग से बता रहा है यहां पे 2 कंट्रीज, 2 नेशंस, 2 देशों के बीच में अगर युद्ध होता है, लड़ाई होती है, उस चीज को हम वॉर कहते हैं। सेम कंटेक्स्ट में अगर हम देखें तो यहां पे सिविल वॉर नाम का वर्ड आता है। सिविल वॉर, अगर एक ही देश में 2 कम्युनिटीज या 2 ग्रुप्स अगर आपस में लड़ रहे हो तो उस चीज को हम सिविल वॉर कहते हैं। जहां तक कि वॉर की अगर हम बात करें तो यहां पे 2 डिफरेंट कंट्रीज, वॉर मींस बिटवीन
टू कंट्रीज के बीच में होने वाला कंफ्लिक्ट, दो देशों के बीच में होने वाला कंफ्लिक्ट, झगड़ा या लड़ाई, फ्लिक्ट, इसको हम वॉर कहते हैं। लेकिन ये अगर एक ही बिटवीन टू ग्रुप्स इन ए कंट्री, एक ही देश के दो ग्रुप्स के बीच में अगर हो रही है किसी भी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट या लड़ाई, तो उसको हम सिविल वॉर कहते हैं। इसकी डेफिनेशन के बीच में जाएं हम, सिविल वॉर की डेफिनेशन, एक कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू अपोजिंग ग्रुप्स, दो एक दूसरे के विपरीत ग्रुप्स के बीच की झगड़ा। कैसा झगड़ा? वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट, जहां पे हिंसात्मक झगड़ा, जहां पे हिंसा हो रही है दो ग्रुप्स के बीच में, विद इन ए कंट्री, किसी एक देश के दो ग्रुप्स के बीच की हिंसा, कैसी? वायलेंट हिंसा, becomes so intense that it appears like a war, इतनी तीव्र या इतनी इंटेंस, इतनी उसकी इंटेंसिटी है, इतने बड़े पैमाने पे हो रही है कि वो कहीं ना कहीं हमें वार जैसी लग रही है, जैसे युद्ध जैसा कुछ हमें प्रतीत हो रहा है। इसी चीज को हम सिविल वॉर कहते हैं, किसी एक देश के दो अपोजिंग ग्रुप्स के बीच का कॉन्फ्लिक्ट, वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट, जिसको हम सिविल वॉर कह रहे हैं। वो इतना इंटेंस होता है कि वो वॉर जैसा हमें प्रतीत होता है, इसीलिए हम इसको सिविल वॉर कहते हैं। सो हमारा थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट इज सिविल वॉर, जिसको हमने एक्सप्लेन किया है। नाउ द फोर्थ वन इज व्हाट इज प्रूडेंशियल, जो कि हमें चैप्टर 1 में देखने को मिलता है। प्रूडेंशियल, प्रूडेंशियल को अगर हम समझें तो प्रूडेंशियल का मतलब होता है कुछ ऐसे वाइज और केयरफुल चॉइसेस, हम ऐसे डिसीजंस लें जो कि कोई व्यक्ति अपने जीवन में या फिर राष्ट्र के स्तर पे अगर हम देखें तो हमारी सरकारें कुछ ऐसे वाइजफुल डिसीजन लें, ऐसे निर्णय लें जो रिस्क जिनमें कम से कम हो, जिससे रिस्क कम से कम हो, जिससे पैदा हो। अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें तो जिस तरीके से गांव में या शहरों में जब एक परिवार के बीच में जो संपत्ति का बंटवारा होता है तो आपस में डिसीजंस इतने वाइसली लिए जाते हैं, अगर उसके कन्फ्लिक्ट को कम से कम रखना है, जो होने वाले रिस्क को या फिर झगड़े को छोटे से छोटा रखना है, तो इस तरीके से डिसीजंस लिए जाते हैं जिससे वो कन्फ्लिक्ट कम से कम रहें। अगर हम देखें किसी भी देश में, जहाँ पे भी किसी भी देश में जो कम्युनिटीज़ हैं, बहुत सारे कम्युनिटीज़ रहती हैं। अगर हम किसी भी देश को देखें तो उसमें सिंगल कम्युनिटी नहीं रहती है, उसमें बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं। अगर सरकार कोई डिसीजन लेके आ रही है, वो सभी के हित में, सभी को ध्यान में रखते हुए नहीं लेगी गवर्नमेंट अगर कोई डिसीजन, तो देश में एक सिविल वार की स्थिति पैदा हो जाएगी। सभी कम्युनिटीज एक दूसरे के विपरीत आके खड़ी हो जाएंगी और वहां पे अशांति या कॉन्फ्लिक्ट पैदा होगा। तो प्रूडेंशियल का मतलब होता है ऐसे वाइजफुल डिसीजंस को लेना, ऐसे गुड जजमेंट को यूज करना जिससे कि रिस्क को अवॉइड किया जा सके या मिनिमम किया जा सके। अगर सिंपल वर्ड में देखें तो यहाँ पे डिसीजंस लेने की बात हो रही है, ऐसे सभी डिसीजंस जो वर्तमान में तो उनका इम्पैक्ट पॉजिटिव है, वर्तमान में तो उनका अच्छा इम्पैक्ट ही है, बट आगे चल के भी उसका एक पॉजिटिव या स्टेबल उसका आउटकम मिलेगा, उसका जो रिजल्ट है वो भी स्टेबल मिलेगा। किसी भी डिसीजन को लेने से पहले उसके प्रोस और कॉन्स को देख करके डिसाइड करना, उससे होने वाले लाभ और हानि को देख करके कोई डिसीजन बनाना और फिर उसको तुलनात्मक दृष्टिकोण से एक कंपैरिजन करना कि कोई डिसीजन हम जो लेने वाले हैं उसके फायदे और नुकसान को आपस में तुलना करके देखना, और अगर उसके प्रोस ज़्यादा हैं, बेनिफिट ज़्यादा हैं, तो उस डायरेक्शन में डिसीजन लेना। किसी भी डिसीजन के अगर कॉन्स ज़्यादा हैं, उसके नेगेटिव्स ज़्यादा हैं, तो उस डिसीजन को ड्रॉप कर देना या छोड़ देना। अगर हम देखें फिर
ऐसे डिसीजन में से सेफेस्ट जो ऑप्शन है, सबसे सुरक्षित ऑप्शन है, उसको सिलेक्ट करना। यहाँ पे सेंसिबल, जो सबसे फ्यूचर के दृष्टिकोण में अगर देखें भविष्य में सबसे सेंसिबल ऑप्शन जो है, सबसे अनुकूल, अच्छा, उपयुक्त ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना, इसी को हम प्रूडेंशियल कहते हैं। इसका हमें एग्जांपल देखने को मिलेगा यहाँ पे इस यूनिट में। ये वर्ड है प्रूडेंशियल, इसका दो जगह यूज किया गया है। ये प्रूडेंशियल वर्ड का यूज दो कंट्रीज के कंपैरिजन में किया गया है। एक कंट्री यहाँ पे ली गई है बेल्जियम, जो कि यूरोप की कंट्री है, जिसके 4 नाइबर्स हमने देखे हुए हैं। एक और कंट्री है श्रीलंका, जो भारत की क्लोजेस्ट कंट्री है, भारत की सबसे नजदीक कंट्री है, हमारे साउथ इंडिया से बहुत क्लोजेस्ट है। इन दोनों में किस तरीके से सरकार ने डिसीजंस लिए हैं और वो डिसीजंस का आगे चल के इम्पैक्ट क्या, प्रभाव क्या पड़ा, इस चीज को इस यूनिट में दिखाने की कोशिश की गई है। यहाँ पे प्रूडेंशियल का एक अच्छा एग्जाम्पल इसमें सेट किया गया है, दो कंट्रीज के बीच में कंपैरिजन करके। बेल्जियम और श्रीलंका के बीच में कंपैरिजन इस यूनिट में किया गया है। पहली चीज है कि बेल्जियम जो कंट्री है, यूरोप की कंट्री है, यहाँ पे क्योंकि मल्टी एथनिक कंट्री है, यहाँ पे लिंग्विस्टिक ग्रुप्स बहुत सारे हैं, बहुत अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग यहाँ पे रहते हैं। मल्टी एथनिक, जो है लिंग्विस्टिक ग्रुप्स, एक से ज़्यादा भाषा बोलने वाले लोग या एक से ज़्यादा अलग समुदाय के लोग यहाँ पे रहते हैं। सो इन सभी को देख करके इन्होंने जो भी अमेंडमेंट किया है इनके कॉन्स्टिट्यूशन में, वो कुछ इस तरीके से किया है कि पावर शेयरिंग सभी ग्रुप्स में इक्वली डिवाइड हो पाए। सभी लोगों को जो है पावर शेयरिंग, जो पावर्स हैं सत्ता का या फिर पॉलिटिक्स का, गवर्नमेंट का, उसमें शेयरिंग प्रॉपर तरीके से हो पाए, जिससे कि कन्फ्लिक्ट कम से कम हो, उसमें किसी प्रकार का विवाद कम से कम हो, हर व्यक्ति को अपना हिस्सा मिले शक्ति में, पावर में। हम वहीं पे अगर श्रीलंका की अप्रोच देखें तो यहाँ पे नॉन प्रूडेंशियल अप्रोच देखी गई है। हमने अभी देखा कि श्रीलंका में दो मेनली कम्युनिटीज थी, सिंगली एंड तमिलियंस, जो कि सिंगलीज का परसेंटेज है 74% और तमिलियंस का परसेंटेज है 18% इन देयर पॉपुलेशन। अब यहाँ पे क्या है, अगर हम 1980 की बात करें, 1980 के समय में श्रीलंका में एक चीज हो रही थी, वहां पे सिविल वॉर हुआ। वहां के जो दो मेन ग्रुप्स हैं आपस में एक दूसरे के विपरीत जाकर के उनने युद्ध जैसी स्थिति खड़ी की, आपस में लड़े वो लोग। इसका कारण था क्योंकि सरकार, वहां की जो श्रीलंका की गवर्नमेंट थी उस समय की, उन्होंने जो पावर शेयरिंग है या फिर जो रिसोर्सेस हैं अलोकेटेड किए हैं, वो प्रूडेंशियल तरीके से नहीं किए हैं, नॉन प्रूडेंशियल अप्रोच वहां पे अपनाई गई है। मींस पावर शेयरिंग बहुत लॉजिकली और इक्वली नहीं हुए हैं। किसी ग्रुप को ज्यादा बेनिफिट देने के चक्कर में दूसरा ग्रुप जो है वायलेंट हो गया है, दूसरा ग्रुप सिविल वार की स्थिति में। भाई घर में अगर फॉर एग्जांपल अगर हम देखें, घर में कोई भी चीज जो है पेरेंट्स लेके आते हैं, पिताजी कोई खाने की चीज लेके आते हैं, या फिर कोई भी बचपन में हम देखते हैं बच्चों के बीच में कोई खिलौना लेके आते हैं, टॉयज लेके आते हैं, तो उसको बच्चों के बीच में इक्वली डिवाइड करना होता है। किसी भी बच्चे को अगर ये फील हो जाए कि मुझे कम दिया है, तो वो वहीं से विरोध, अपना जो रोना या फिर किसी भी चीज को तोड़ देना, ऐसे सब घटनाएं वो करने लगेगा। इसी को हम बड़े पैमाने पे देखें तो देश की आबादी, जो कि पॉपुलेशन है, वो एक सिंगल ग्रुप में नहीं है, वो अलग अलग ग्रुप्स में बटी हुई है। कहीं हिंदूज की अगर कम्युनिटी वाइज देखें भारत में, तो हम हिंदूज की एक बड़ी पॉपुलेशन है, मुस्लिम्स की देन पॉपुलेशन है, देन अदर जो ग्रुप्स हैं, क्रिश्चियंस हैं, सिख्स हैं और जैन, मल्टीपल एथनिक ग्रुप्स यहाँ पे हैं। अब इन सभी को भारत की गवर्नमेंट अगर कोई चीज स्कीम्स ला रही है, कोई पॉलिसीज ला रही हैं, तो इन सभी को ध्यान में रखते हुए किसी एक को बेनिफिट नहीं हो जाए और किसी दूसरे को लॉस नहीं हो जाए, इन सभी चीजों को ध्यान देना पड़ेगा। अदरवाइज जो है सिविल वॉर की या फिर आपस में टकराव की स्थिति पैदा हो जाएगी। श्रीलंका की गवर्नमेंट ने क्या किया, यहाँ पे जो 74% पॉपुलेशन है सिंगलीज की, इस कम्युनिटी ने मेजोरिटेरियनिज्म अपनाया। मतलब यहाँ पे ज्यादा पॉपुलेशन होने के कारण सारे राइट्स, सारे अधिकार, सारे रिसोर्सेस
संसाधन अपने पक्ष में अपने उपयोग के लिए ले लिया है। क्योंकि हम देखते हैं डेमोक्रेसी में मेजोरिटी जहां होती है, गवर्नमेंट वही मेजोरिटी के लोग चला रहे होते हैं। ज्यादा जहां पॉपुलेशन होती है, सरकार लगभग हमारी डेमोक्रेसी में ज्यादा वोट से बनती है। तो गवर्नमेंट बहुत बार क्या करती है कि जो मेजोरिटी को खुश करने के लिए, मेजोरिटी के वोट्स लेने के लिए जो अपने डिसीजंस हैं, पॉलिसीज हैं, लॉज हैं, मेजोरिटी के फेवर में बनाने लगती है। इस कारण से जो बाकी की माइनॉरिटी पॉपुलेशन है, वो जनसंख्या जो कम मात्रा में है उस देश में, उनको जो है दोयम दर्जे का व्यवहार उनको फील होने लगता है कि हमारे साथ किसी तरीके का पक्षपात हो रहा है, हमारे साथ जो है लाभ हमें नहीं दिया जा रहा है। तो यहाँ पे माइनॉरिटी तमिल्स जो थे 18%, इनको साइड लाइनिंग होने लगी इनके साथ, इनको चीजों का लाभ, बेनिफिट गवर्नमेंट नहीं प्रोवाइड कर रही है। अब इसका रिजल्ट क्या हुआ? इसका रिजल्ट हुआ लॉन्ग टर्म लॉसेस। अगर सरकार ऐसा करने लगे तो जो माइनॉरिटी पॉपुलेशन है उनमें सरकार के प्रति आस्था, विश्वास खत्म हो जाएगा। और ऐसी स्थिति में जो है यहाँ पे सिविल वार की, एलिनेशन की, अलगाव की, अब ये लोग जो भी जिनको बहुत लंबे समय तक बेनिफिट गवर्नमेंट का नहीं मिलता है, ये पॉपुलेशन फिर गवर्नमेंट इससे या फिर उस देश से अलग होने की, वो अपना एक अलग सेपरेट देश के विभाजन की, सेपरेट करने की, देश के टुकड़े करने की कोशिश करती है। एलिनेशन होता है, जैसा अभी वर्तमान में लगभग हमारे कश्मीर के साथ चल रहा है। अगर हम 1947 से पहले की देखें, 1947 से पहले की, जब हमारा देश आजाद हुआ, इससे पहले जैसे ही हमारा देश आजाद हुआ तो इसके दो टुकड़े हुए, दो पार्ट्स में हमारा देश डिवाइड हुआ। द फर्स्ट इज इंडिया एंड सेकंड इज पाकिस्तान। पाकिस्तान और इंडिया के में डिवीजन हुआ। अब हमने पाकिस्तान को भी 1975 में, 1975 में पाकिस्तान के भी दो टुकड़े होते हुए देखे, जो कि हमने एक देखा पाकिस्तान, दूसरा देखा श्रीलंका, बांग्लादेश। एक पाकिस्तान हुआ और एक बांग्लादेश हुआ। अब ये देश डिवाइड क्यों होते हैं? पाकिस्तान के साथ भी वही हुआ, क्योंकि पाकिस्तान में मेनली जो है बांग्लादेश के जो लोग थे, उनके साथ में यहाँ पे जो है एक ऐसा बिहेवियर होने लगा कि उन्हें लगने लगा हमारे रिसोर्सेस नहीं प्रोवाइड कर रही है, हमारे संसाधन जो है पूरे पाकिस्तान उपयोग में ले रहा है। अभी वर्तमान की अगर हम स्थिति देखें तो अभी पाकिस्तान के भी जो 3 प्रोविंस है, पाकिस्तान का अगर ऐसा वर्तमान में अगर पाकिस्तान ऐसा कोई मैप है तो इसका जो वेस्टर्न पार्ट है जिसको बलूचिस्तान कहते हैं, देन यहां पे सिंध है, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और यहां पे सिंध। पाकिस्तान को अगर हम 4 टुकड़ों में डिवाइड करके देखें तो अभी कुछ दिनों पहले की घटना है, 5-10 दिन पहले की, पाकिस्तान का 44% एरिया जो रीजन है, जिसको हम अगर कहें तो बलूचिस्तान, ये रीजन पाकिस्तान से अलग होने के लिए अपनी पूरी कोशिश में लगा हुआ है। और इन्होंने खुद को इंडिपेंडेंट भी घोषित कर दिया है कि हम पाकिस्तान का पार्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सेम एक्टिविटीज जहां पे नॉन प्रूडेंशियल अप्रोच की जहां हम बात करें, वो पाकिस्तान भी यहाँ पे बलूचिस्तान के साथ वही सेम अप्रोच अपना रहा है। इनको रिसोर्स शेयरिंग बराबर नहीं मिल रही है। घर में भी अगर हम देखें तो जिस बच्चे को ऐसा लगता है कि मुझे जो घर की चीजों में बराबर तरीके से हिस्सेदारी नहीं मिल रही है, वो अलग होने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। वो कोशिश करता है कि मैं अपने संसाधन लेकर के अलग हो जाऊं। कुछ इसी तरीके से हम अगर पाकिस्तान को देखें वर्तमान में तो ऐसे ही चल रहा है। आज हम देखें भारत में कश्मीर में चल रहा है, जम्मू कश्मीर को एक सेपरेट अपना लेने की कोशिश में लगे रहते हैं लोग। अगर हम देखें तो थोड़ा सा पीछे जाएं तो खालिस्तान मूवमेंट भारत में पंजाब और हरियाणा, हिमाचल, इस क्षेत्र को लेकर के एक खालिस्तान अलग देश बनाने की मांग चल रही है। तो इन सभी चीजों को अगर हम देखें तो इसमें बेसिकली जो चीज है वो है नॉन प्रूडेंशियल अप्रोच ऑफ गवर्नमेंट, जहां पर कि सभी लोगों को पावर शेयरिंग में इक्वल या फिर रिसोर्स शेयरिंग में उन्हें इक्वल पार्टिसिपेशन नहीं मिल रहा है। देन यहां पे हमारा क्वेश्चन है, explain that in modern democracies power is shared among different organs of government। जो नई डेमोक्रेसी है, हमारी आज की डेमोक्रेसी है, इसमें पावर जो है
गवर्नमेंट की, वो गवर्नमेंट के अलग अलग ऑर्गन्स में शेयर्ड होती है। हम देखें तो गवर्नमेंट के 3 मेनली ऑर्गन्स होते हैं। द फर्स्ट ऑर्गन इज लेजिस्लेचर, द सेकेंड ऑर्गन इज एक्सिक्यूटिव, द थर्ड ऑर्गन इज जुडिशरी। अब लेजिस्लेचर जहां हम देखें तो इसके 3 पार्ट्स हैं। द फर्स्ट इज लेजिस्लेचर, द सेकेंड इज एक्सिक्यूटिव, द थर्ड इज जुडिशरी। ये सरकार के 3 ऑर्गन्स हैं, 3 पार्ट्स हैं, अंग हैं। अगर हम फर्स्ट को देखें, इसको हम हिंदी में कहते हैं विधायिका, इसको कहते हैं हम कार्यपालिका, और इसको कहते हैं हम न्यायपालिका। हमारी ये 3 ऑर्गन्स हैं, इसको हम ये 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट हैं, सरकार के 3 अंग हैं। जिस तरीके से अगर हम देखें तो लॉस, पॉलिसीज, कानून, नियम, ये सब बनाने का काम हमारे विधायिका का है, लेजिस्लेचर का है। लेजिस्लेचर जिसमें कि हमें देखने को मिलता है हमारे विधायक चुने हुए, हमारे सांसद, अगर हम केंद्र की बात करें, ये हमें लेजिस्लेचर में देखने को मिलते हैं। इनका काम है नियमों को, पॉलिसीज को, लॉस को, कानून को बनाना, और पुराने जो हैं उनमें बदलाव भी करना जहां पे आवश्यकता है। अब कानून इन लोगों ने बनाए हैं, इनको लागू करने वाली अलग एक पूरी बॉडी है, पूरी संस्था है। अगर हम उसको देखें तो उसको एक्सिक्यूटिव कहते हैं। एक्सिक्यूटिव वो ऑर्गन है जहां पे सरकार के सारे कर्मचारी आते हैं, सरकारी, शासकीय, सरकारी नौकरी करने वाले सभी लोग एक्सिक्यूटिव का पार्ट है। एक्सिक्यूटिव का हेड जो है वो राष्ट्रपति है। बाकी जिले में जितने भी सरकारी अधिकारी, कर्मचारी हैं, राज्य में हैं, केंद्र में हैं, वो सभी लोग एक्सिक्यूटिव में आते हैं। इनका काम है एक्सिक्यूट करना उस पॉलिसी को, उस लॉ को। कानून बनाने का काम इनका है, पॉलिसी बनाने का काम इनका है, लेजिस्लेचर का। उसको एक्सिक्यूट करना, उसको लागू करने का काम है एक्सिक्यूटिव का, कार्यपालिका का। एक थर्ड ऑर्गन है जुडिशरी, न्यायपालिका, हमारी कोर्ट्स, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन कोर्ट। इनका काम है कि इनने ये जो 2 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट है, लेजिस्लेचर, इनने अगर कानून जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं बनाया है, संविधान से अनुरूप नहीं बनाया है, या हमारी एक्सिक्यूटिव ने उसको ठीक से पालन नहीं किया है, तो जुडिशरी उस पर नजर रखेगी और उनको उस पार्टिकुलर चीज को ठीक करने को जुडिशरी कह देती है। तो ये तीनों ऑर्गन्स हैं, ये चेक्स एंड बैलेंसेस हैं, मतलब एक दूसरे पर नजर रखेंगे, एक दूसरे से ऊपर नहीं है, ये तीनों इक्वल हैं। हॉरिजॉन्टली इनमें पावर डिवाइडेड है, मतलब ये तीनों अगर सरकार की दृष्टि से देखें तो तीनों ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट है जो कि बराबर पावर शेयरिंग रखते हैं, बट तीनों एक दूसरे पे चेक्स एंड बैलेंसेस भी रखते हैं। मतलब तीनों का चेक्स एंड बैलेंसेस एक दूसरे पे है। इसका मतलब कोई एक भी ऑर्गन अपने काम को ठीक से नहीं करता है तो बाकी बचे हुए ऑर्गन्स हैं उसको, उनकी जिम्मेदारी है कि उसको जो है ठीक करें, उत्तरदायित्व है, उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि बाकी लोगों से अकाउंटेबिलिटी ले, उसको गलत करने से रोके। जो सभी ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट है ये एक सेम लेवल है, लेकिन इनके पावर का एक्सक्यूशन अलग अलग तरीके से है। इनका लेवल समान स्तर पे ये अपना काम चला रहे हैं, मतलब समान इनकी जो है पावर्स सेम लेवल की है। एक और चीज है, ये तीनों चेक्स एंड बैलेंसेस की हमने बात करी, इसका मतलब ये है कि कोई भी अनलिमिटेड पावर यहां पर शो नहीं कर सकता है, सबकी पावर्स लिमिटेड है। अगर कोई एक भी अनलिमिटेड पावर इन तीनों में से दिखाने की कोशिश करेगा तो बाकी के 2 ऑर्गन्स उसको कंट्रोल कर लेंगे। तो यहां पे है कि इनमें से कोई भी ऑर्गन जो है अनलिमिटेड पावर एक्सरसाइज नहीं कर सकता, उसके पावर्स की लिमिटेशन है। सभी ऑर्गन्स एक दूसरे पर चेक्स एंड बैलेंसेस रखेंगे, एक दूसरे को चेक करके रखेंगे, कोई भी अनलिमिटेड पावर वहां पे नहीं शो कर सकता। यहां पे बैलेंस ऑफ पावर हो जाता है, सभी एक दूसरे की पावर्स को बैलेंस कर रहे हैं, सभी अपने पावर्स को यूज कर रहे हैं,
बट एट द सेम टाइम कोई भी अनलिमिटेड पावर, कोई भी बेकाबू नहीं हो जाएगा, सबका एक दूसरे से पे कंट्रोल रहेगा। अगर हम देखें जजेस जो हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के, इनको हमारी कार्यपालिका एक्सिक्यूटिव अपॉइंट करती है, वो राष्ट्रपति के सिग्नेचर से जुडिशरी के हमारे जजेस हमारे राष्ट्रपति के जो है साइन से अपॉइंट होते हैं, उनका जो अपॉइंटमेंट है, नियुक्ति है, वो हमारे प्रेसिडेंट करते हैं। लेकिन अगर हम देखें तो एक्सिक्यूटिव की फंक्शनिंग पे, सरकार के कामकाज पे, या फिर हमारे जो लेजिस्लेचर ने कानून बनाए हैं, हमारे जो हमारे विधायकों ने या हमारे सांसदों ने जो कानून बनाए हैं, वो भी अगर गलत तरीके से बनाए गए हैं, हमारे संविधान के अनुरूप नहीं है, तो जुडिशरी इसको जो है उसको करेक्ट कर सकती है या फिर उसको पूरी तरीके से डिलीट कर सकती है। तो जुडिशरी एक्सिक्यूटिव के काम पे और लेजिस्लेचर के काम पे कंट्रोल रखेगी, इनको अनलिमिटेड पावर एक्सिक्यूट करने से रोकेगी। सो नेक्स्ट इज, यहां पे हम देखें कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर क्या होता है। अगर हम पावर को देखें तो यहां पे हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है, यहां पे वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है। अगर हम हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर देखें तो यहां पे सरकार के अलग अलग ऑर्गन्स के बीच में, जैसे कि हमारी अभी हमने देखा लेजिस्लेचर, एक्सिक्यूटिव और जुडिशरी, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इन तीनों के बीच में जो पावर शेयरिंग है वो लगभग सेम लेवल की है, सेम लेवल पे पावर शेयरिंग के स्ट्रक्चर पे सेम लेवल पे बैठे हुए हैं। अगर हम देखें यहां पे सभी एक दूसरे पे चेक्स एंड बैलेंसेस लगा के बैठे हैं, कोई भी अपनी पावर का मिसयूज ना कर सके, इसलिए अगर करता है तो बाकी जो दो ऑर्गन्स हैं वो उसको रोकेंगे वो सब चीजें करने से। यहां पे सभी तीनों लेवल्स को सेम लेवल पे, तीनों जो ऑर्गन्स हैं उनको सेम लेवल पे पावर के सापेक्ष में एक बराबर स्तर पे रखा गया है। सो अगर हम वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर देखें तो यहां पे क्या चीज है, जैसे कोई ऑफिसर है, फिर दूसरा लेवल का कर्मचारी है, फिर यहां पे हम देखते हैं तो जो और छोटे स्तर के जो वर्कर्स हैं, एम्प्लॉइज हैं, वो हैं। जैसे किसी कंपनी में सीईओ है, देन और मिडिल लेवल के ऑफिसर्स हैं या फिर वर्कर्स हैं, एम्प्लॉइज हैं, और जो सबसे लोएस्ट लेवल पे हैं। तो यहां पे हमें पावर की एक वर्टिकल सीक्वेंस मिल रहा है। तो पावर जहां पे डिफरेंट लेवल, गवर्नमेंट के अलग अलग लेवल्स पे शेयर होता है। अगर हम देखें केंद्र सबसे ऊपर है, ये यूनियन है, देन स्टेट आता है, देन फिर हमारा डिस्ट्रिक्ट आता है। अगर हम देखें तो प्रधान पीएम आता है सबसे ऊपर, अगर हम देखें तो पावर में पीएम है, देन स्टेट में देखें सीएम है, देन किसी गांव के स्तर पे देखें तो फिर यहाँ पे हमें सरपंच देखने को मिलता है। तो इन तीनों के बीच में जो पावर शेयरिंग है वो वर्टिकल है, सबसे ऊपर है उसके पास सबसे ज्यादा पावर है, फिर बीच वाले के पास, फिर सबसे जो गांव का सरपंच है उसके पास लिमिटेड पावर है। तो हमें यहाँ पे वर्टिकल पावर शेयरिंग देखने को मिल रहा है। यहाँ पे गवर्नमेंट के डिफरेंट ऑर्गन्स हैं जिनके पास अलग अलग पावर शेयरिंग है। यहाँ पे हमें हायर लेवल से लोअर लेवल ऑफ गवर्नमेंट देखने को मिलती है। यहाँ पे हायर लेवल पे पीएम है, देन लोएस्ट लेवल पे सरपंच है। तो हमें वहां पे एक हायरार्की देखने को मिलती है, सबसे ऊपर, देन नीचे, देन नीचे। अब यहाँ पे है कि यहाँ पे कोई चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं है, मतलब एक दूसरे पे निगरानी या ध्यान कंट्रोल करने का कोई सिस्टम नहीं है, एक दूसरे पे नहीं है। हाँ, हो सकता है कि जो ऊपर बैठा है वो नीचे वाले को कंट्रोल कर ले, बट इसका रिवर्स नहीं है कि वो नीचे वाला ऊपर वाले को कंट्रोल कर ले। सो यहां पे कोई किसी प्रकार का चेक्स एंड बैलेंसेस का कोई सिस्टम नहीं है। यहां पे जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है, इसने हायर लेवल और लोअर लेवल के लिए अपने अपने पावर्स को डिफाइन कर रखा है पहले से। इनके क्या क्या अपने अपने पावर्स होंगे, सभी लेवल्स के वो पहले से रिटन करके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए हैं, सबको अपनी पावर्स बताई गई हैं। अगर हमको देखें
तो इनमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है, क्या इन ऑर्गन्स के बीच में पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है। यहां पे ये डिस्ट्रीब्यूशन किसने करके दिया हमें, कॉन्स्टिट्यूशन ने। तो बस वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर में हम गवर्नमेंट के अलग अलग ऑर्गन्स को अलग अलग पावर स्ट्रक्चर में देखते हैं। कुछ हाईएस्ट पावरफुल होते हैं, देन उससे कम, फिर उससे कम लोएस्ट है। एक हमें हायरार्की देखने को मिलती है। हॉरिजॉन्टल में सभी ऑर्गन्स इक्वल पावर पे होते हैं और सभी का एक दूसरे पे चेक्स एंड बैलेंसेस हैं, जिससे कि कोई दूसरा ऑर्गन अनलिमिटेड पावर एक्सक्यूट ना कर पाए। सो हमने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए, 5-6 क्वेश्चंस, जो कि हमारे सोशल साइंस की क्लास 10th की एनसीईआरटी से हमने लिया है।